पाता। तो खैर चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारा कंटिन्यू करते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 54। सेक्शन 54 क्या है? ये है आपका एग्जेम्पशन के बारे में बात करता है, हम इसी को अपडेट कर रहे थे। तो पहला पॉइंट क्या कहता है? एसेट ट्रांसफर्ड क्या होना चाहिए? रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दूसरा, कौन इसका बेनिफिट ले सकता है? इंडिविजुअल और एचयूएफ। तीसरा पॉइंट हमने देखा कि कितना पीरियड तक आप उसको अपने पास होल्ड करके रखोगे, दैट इज पीरियड ऑफ यूज और पोजीशन ऑफ एसेट, दैट इज द एसेट्स और ट्रांसफर्ड शुड बी अ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। नाउ द फोर्थ वन, nature of capital gain. Nature of capital gain. Nature of capital gain eligible for exemption. Eligible for exemption. किस टाइप के कैपिटल गेन को हम यहाँ पर एग्जेम्प्ट करेंगे? क्या वो शॉर्ट टर्म होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म होना चाहिए? तो यहाँ पर एक्ट ने स्पेसिफाई कर दिया क्या कि द कैपिटल गेन शुड बी लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए, शॉर्ट टर्म में ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए। देन अब ये जो गेन आ गया ना, अब इस गेन से आप क्या करोगे मालूम? आपके पास जो पैसे आए, आप उस पैसे को यूज करोगे कोई दूसरा एसेट खरीदने के लिए, है ना? तो वो दूसरा जो एसेट है वो स्पेसिफाइड एसेट होना चाहिए। तो नंबर 5 लिखिए, एलिजिबल। नंबर 5 लिखिए, एलिजिबल न्यू एसेट। एलिजिबल न्यू एसेट, कौन सा नया एसेट आप खरीदोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा? लिखिए, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, आप जो नया घर खरीदोगे वो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। और कहाँ खरीदोगे मालूम? मेड इन इंडिया, हमारे इंडिया में खरीदोगे, मतलब नया एक्वायर करोगे। अब इसमें लिख लो, वो या तो आप खरीद भी सकते हो या बना भी सकते हो, है ना? एक्वायर्ड ऑब्लिक कंस्ट्रक्टेड, आप खुद बना भी सकते हो या आप खुद ले भी सकते हो। ठीक है, इसमें एक अमेंडमेंट आया था, वो अमेंडमेंट भी साथ साथ लिख लीजिए। क्या? इफ कैपिटल गेन does not exceed rupees 2 crore, then he can purchase two residential house property. Residential house property. ये आया था हमारा फाइनेंस एक्ट 2019 में आया था। ठीक है, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये सिर्फ लाइफ में एक ही बार मिलेगा। लिखिए, ऑप्शन अवेलेबल once in a lifetime. once in a lifetime, किसी भी एसएससी का लाइफ टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक बार उसको ऐसा बेनिफिट हम लेने देंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 6 नंबर पॉइंट, क्या? मैक्सिमम पीरियड अलाउड फॉर इन्वेस्टमेंट। मैक्सिमम पीरियड अलाउड फॉर इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, उसको जो गेन होगा ना, तो उसके बाद उसको नया जो एसेट खरीदना है, एलिजिबल न्यू एसेट, वो तुरंत तो उसको मिल नहीं जाएगा। अब ऐसा होता है क्या आज मैंने घर बेचा और कल के कल मुझे नया घर मिल गया? इट्स नॉट पॉसिबल, है ना? हमको थोड़ा टाइम चाहिए। तो सरकार भी हमको एक टाइम दे रही है कि अगर आप उतने टाइम के अंदर अगर आप नया घर खरीद लेते हो तब तो भैया हम आपको बेनिफिट देंगे,
वरना नहीं देंगे। ठीक है, तो चलिए लिखिए कितना मैक्सिमम टाइम आपको मिल रहा है। यहाँ दो चीज हो सकता है, या तो आप कंस्ट्रक्ट करोगे या फिर आप क्या करोगे, एक्वायर करोगे, है ना। तो यहाँ पर आप लिखिए इफ परचेज्ड, इफ कंस्ट्रक्टेड, इफ परचेज्ड एंड इफ कंस्ट्रक्टेड। अगर परचेज करते हो तो 1 ईयर बिफोर ऑब्लिक 2 years आफ्टर, 2 years आफ्टर डेट ऑफ सच ट्रांसफर, आफ्टर डेट ऑफ सच ट्रांसफर। मतलब जिस दिन आपने ट्रांसफर किया ना आपका हाउस प्रॉपर्टी, या तो उसके 1 साल पहले आपने नया खरीद लिया होगा 1 साल के भीतर, या फिर उसके 2 साल के बाद आपको घर खरीद लेना है। लेकिन अगर आप खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो उस केस में टाइम है 3 years after date of such transfer, 3 years after date of such ट्रांसफर। जिस दिन आपने ट्रांसफर किया उसके 3 साल के अंदर आपका घर बन जाना चाहिए। अब ये 3 साल इसलिए दिया गया है क्योंकि पहले के टाइम में जब अगर कोई घर बनाता था तो उसको 2-3 साल तो आराम से लग ही जाता था। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है कि 6 महीने के अंदर घर बनकर तैयार हो जाता है। बट हम इसको नहीं देखेंगे, हम पहले के हिसाब से देखेंगे ताकि एसएससी के साथ कहीं अन्याय ना हो, इसलिए हमने 3 साल का उसको पीरियड दिया है और बोला है कि एसएससी तुम 3 साल के अंदर अपना घर बना लेना, अगर बना लोगे तो हम आपको बेनिफिट दे देंगे, अदरवाइज आपको दिक्कत होगी। समझ में आया आपको यहां तक? उसके बाद अब आपको एग्जेम्पशन कितना मिलेगा वो पॉइंट लिखिए। 7वें नंबर पॉइंट में हम देखेंगे कि भैया एग्जेम्पशन कितना है ना। लिखिए 7वें नंबर पॉइंट पे कि कितने रुपए का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। मतलब ये उतना रुपए है जितने रुपए के ऊपर आपको मालूम कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना। ठीक है, तो लिखिए इसके अंदर अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन whichever is lower, अमाउंट इन्वेस्टेड और कैपिटल गेन whichever is lower। मान लीजिए आपको कैपिटल गेन हुआ था 2 लाख रुपए का और आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो सिर्फ 1 लाख का बेनिफिट मिलेगा, रिमेनिंग 1 लाख रुपए का आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट आपको एक मौका और देती है कि अगर कुछ पैसा अनयूटिलाइज रह गया, मतलब आप उसको घर में नहीं यूज कर पाए, घर खरीदने के लिए खर्च नहीं कर पाए, तब हम आपको एक और मौका देते हैं। अगर आप उसको हमारे बताए गए जगह पे इन्वेस्ट कर देते हो तो हम आपको पैसे माफ कर देंगे। तो लिखिए नेक्स्ट हमारा ट्रीटमेंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड अमाउंट, ट्रीटमेंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड अमाउंट। अगर कुछ पैसा आपके पास बच जाता है तो उसका कहाँ यूज करोगे, कैसे यूज करोगे, इसको लिखिए the unutilized amount of such capital gain should be deposited into capital gain deposit account scheme।
capital gain deposit account scheme before due date of furnishing return under section 139 subsection 1. नाउ नेक्स्ट पॉइंट कि आपने एक बार तो इन्वेस्ट करके बेनिफिट ले लिया, लेकिन बाद में आप गवर्नमेंट को बुद्धू बना लिए और उस एसेट को बेच दिए। तो अगर आपने नए एसेट को बेच दिया, दैट इज सेल ऑफ न्यू एसेट। सेल इंक्लूड्स ट्रांसफर, है ना, ट्रांसफर ऑफ न्यू एसेट्स, ये भी समझ लेना। अगर आपने नए एसेट का ट्रांसफर कर दिया विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड, देन भैया आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो लिखिए इफ सोल्ड विद इन 3 years, if sold within 3 years, कब से 3 years? From the date of its acquisition, जिस दिन आपने उसको लिया या जिस दिन आपने उसको कंस्ट्रक्ट किया, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अगर आपने उसको बेच दिया तो पता है क्या होगा, जितना आपको एग्जेम्पशन मिला था ना, वो सारा का सारा पैसा हम क्या कर देंगे, टैक्सेबल कर देंगे। तो लिखिए then the cost of acquisition of such asset, the cost of acquisition of such asset will be reduced by the amount of exemption। जितना एग्जेम्पशन पहले लिए थे उतना वैल्यू से आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हम घटा देंगे। इसी में लिख लीजिए नोट, पॉइंट नंबर 9 का, नोट लिख लीजिए। amount of capital gain exempted earlier, जो मैंने पहले माफ किया था, ठीक है, वो अगर आपने क्या करना है, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन एग्जेम्प्टेड अर्लियर विल नाउ बी टैक्सेबल। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर उसको टैक्सेबल किस में करेंगे, शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अलग टैक्स रेट है, लॉन्ग टर्म में अलग टैक्स रेट है। तो यहाँ पर होगा ये एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। क्यों? क्योंकि ये बेनिफिट यूजुअली पहले भी हम किसको दे रहे थे, सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को दे रहे थे, ठीक है। तो विल बी टैक्सेबल एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर, जिस ईयर में आपने उसको ट्रांसफर किया दोबारा से, उस ईयर में उसको टैक्सेबल कर देंगे, ठीक है। इतना लिख लिए क्या आप लोग? इतना अगर लिख लिए तो मुझे बताइए, ठीक है। फिर से अगर दिखा दे रहा हूं मैं, कुछ छूटा होगा तो उसको अपडेट कीजिएगा। सेक्शन 54 है, एसेट ट्रांसफर हमने लिखा, हु कैन क्लेम एग्जेम्पशन वो हमने लिखा, पीरियड ऑफ यूज और पोजीशन ऑफ एसेट, नेचर ऑफ कैपिटल गेन एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन, नाउ एलिजिबल न्यू एसेट, मैक्सिमम पीरियड फॉर इन्वेस्टमेंट अलाउड फॉर इन्वेस्टमेंट, एग्जेम्पशन कितना मिलेगा, क्या मिलेगा, अगर नहीं कर पाया तो उसका यूटिलाइजेशन कैसे करोगे,
और आपने अगर नया एसेट अगर बेच दिया तो फिर क्या सीन होगा। ये टोटल 9 पॉइंट हमने लिखे हैं सेक्शन 54 के। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे हर एक इस पॉइंट को। ये जो 9 पॉइंट हमने लिखा है, इन 9 के 9 पॉइंट को हम समझेंगे आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, और फिर हम इसका रियल लाइफ में एग्जांपल लेकर सॉल्व करके देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या आता है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद सेकंड पार्ट में और इस चीज को कंटिन्यू करेंगे।